जैसा कि हम नौकरशाही के बारे में चर्चा कर रहे थे पिछले चैप्टर में, भारत में प्रशासनिक संस्थाओं में के क्रम में नौकरशाही के पश्चात जो शासन में जिन दलों की कार्यपालिका में भागीदारी रहती है, जो राजनीतिक दृष्टि से अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए शासन सत्ता प्राप्त करने को आतुर रहते हैं, ऐसे राजनीतिक दल और दबाव समूह जो शासन पर दबाव डालकर अपना हित साधते हैं, ऐसे दबाव समूह और राजनीतिक दलों के अर्थ परिभाषा के रूप में हम चर्चा करेंगे। आधुनिक विश्व में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सर्वाधिक लोकप्रिय है। जब लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ तब प्रजातंत्र की जो शैली थी उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाता है। प्रत्यक्ष इसलिए कि उसमें सारी देश की जनता शासन के कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया करती थी, किंतु राष्ट्र राज्यों की जनसंख्या में अभिवृद्धि हुई और जनता एक स्थान पर एकत्रित होकर शासन संबंधी कार्यों का निर्धारण और संचालन, व्यवस्थापन इत्यादि जो कार्य हैं वो बड़ी विशालता, वृत्त जनसंख्या और क्षेत्र की विशालता के कारण अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र का विकास हुआ। अब सब जगह प्रत्यक्ष रूप से जनता का राजनीतिक कार्यों में, शासन के कार्यों में, शासन संबंधी कार्यों में, कार्यों का निर्धारण में, संचालन में, व्यवस्थापन में इतनी प्रत्यक्ष भूमिका नहीं रही, क्योंकि जनसंख्या की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि और क्षेत्र की विशालता के कारण अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र का आविर्भाव हुआ। इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी माना जाता है, क्योंकि इसका संचालन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन और उनके शासन व्यवस्था संचालन की इस संपूर्ण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य माना जाता है। और ये माना जाता है लोकतंत्री शासन व्यवस्था में लोकमत पर आधारित होती है और राजनीतिक दल इस लोकमत के निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। लोकमत को बनाए रखना, लोकमत को मुद्दा बनाना, लोकहित के मुद्दों को पूरे देश में आंदोलन के रूप में प्रचारित करना, प्रचार प्रसार करना और उसे अपना मुद्दा बनाना और उसके बल पे शासन सत्ता हासिल करना, ये राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है। राजनीतिक दलों का महत्व है और आवश्यकताएं। राजनीतिक दल आधुनिक राजनीति की जीवन रेखा, लाइफलाइन है। प्राय प्रत्येक आधुनिक राजनीतिक समाज में, लोकतंत्र में ये किसी न किसी रूप में अनिवार्यता विद्यमान है। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली या जनतंत्रीय शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों का आधारभूत महत्व है। प्रत्येक लोकतंत्र में नागरिकों के राजनीति में प्रवेश का एकमात्र संस्थागत साधन राजनीतिक दल है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल ही चेतना का केंद्र बिंदु है। जैसा कि लॉर्ड ब्राइस ने ठीक ही कहा है, राजनीतिक दल अनिवार्य हैं। कोई भी बड़ा प्रजातांत्रिक देश उनके बिना नहीं रह सकता। ये मतदाताओं के समूह की अराजकता से व्यवस्था उत्पन्न करते हैं और यदि दल बुराइयां उत्पन्न करते हैं तो वे दूसरी बुराइयों का शमन भी करते हैं। इसी प्रकार से मैकाइवर ने भी राजनीतिक दलों के महत्व को इस प्रकार से इंगित किया है, राजनीतिक दलों के न तो सम्यक नीति निर्धारित की जा सकती, न संवैधानिक आधार पर विधानमंडलों के लिए निर्वाचन की उचित व्यवस्था की जा सकती, और न ही बिना राजनीतिक दलों के ऐसी मान्य राजनीतिक संस्थाओं और निकायों की स्थापना की जा सकती जिसके द्वारा दलों को सत्ता और अधिकार प्राप्त हो।
इसी प्रकार से लावेल ने दलों के महत्व के बारे में इस प्रकार से विचार व्यक्त किया, किसी भी देश में सर्वसाधारण शासन की संकल्पना कोरी मनगढ़ंत कल्पना मात्र है, क्योंकि जहाँ कहीं भी व्यापक और विस्तृत मताधिकार है वहाँ दलों की उपस्थिति अनिवार्य है और निसंदेह शासन का नियंत्रण उस दल के हाथ में रहेगा जिसके पक्ष में सर्वसाधारण का बहुमत होगा। इस प्रकार से राजनीतिक दल आधुनिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनके बिना लोकतंत्र की सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। अब हम राजनीतिक दल की जो परिभाषित करेंगे या राजनीतिक दलों को, राजनीतिक दल किसे कहेंगे, राजनीतिक दल का क्या डिफाइन हो सकता है, क्या परिभाषित हो सकती है, वो हम करते हैं। जैसा कि एडमंड ब्रक ने बताया कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी सिद्धांत के आधार पर, जिस पर वे एक मत हों, अपने सामूहिक प्रयासों के द्वारा जनता के हित में या जनहित में कार्य करें, कार्य करने हेतु वैध हूँ। इस प्रकार से गिलक्राइस्ट ने परिभाषित किया है कि राजनीतिक दल उन नागरिकों का संगठित समूह है जिनके आधार पर विचार एक से अधिक होते हैं तथा जो एक राजनीतिक इकाई की तरह कार्य करके सरकार पर नियंत्रण करने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार से राजनीतिक दलों का जो अपना एक समूह होता है, ऐसे लोगों का समूह जो किसी सिद्धांत के आधार पर एकमत हो और अपने सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा जनहित के कार्य करने हेतु वैध हों, ऐसे राजनीतिक दल कहेंगे। राजनीतिक दल उन नागरिकों का संगठित समूह है जिनके लिए राजनीतिक इकाइयाँ की तरह कार्य करके सरकार पर नियंत्रण करने की चेष्टा करते हैं, वह राजनीतिक दल है। जैसा कि मैक्स वेबर ने राजनीतिक दलों को परिभाषित करते हुए कहा, राजनीतिक दल स्वेच्छा से बनाया हुआ वह संगठन है जो शासन को अपने हाथ में लेना चाहता है और हस्तगत करने हेतु, अपने हाथ में लेने हेतु वह प्रचार एवं आंदोलन का सहारा लेता है। इस शासन शक्ति को अपने हाथ में लेने का उद्देश्य या तो वस्तुनिष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है या वैयक्तिक हित हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। इनका मैक्स वेबर ने जो राजनीतिक दलों को परिभाषित किया गया है, उस राजनीतिक दल की जो स्वेच्छा से बनाया हुआ संगठन है जो शासन को अपने हाथ में लेना चाहता है और प्रचार और आंदोलन का सहारा लेता है, इस शासन शक्ति को हाथ में लेने का उद्देश्य या तो वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव गोल्स है, या वैयक्तिक है, निजी स्वार्थ है, या दोनों हो सकते हैं। इस प्रकार से राजनीतिक दल को परिभाषित मैक्स वेबर ने किया है। V.I. लेनिन ने जो घोषणा की कि दल का उद्देश्य क्या होता है, शक्ति स्तर को प्राप्त करना एवं समस्त जन समुदाय को समाजवाद की प्राप्ति हेतु नेतृत्व प्रदान करना, नवीन व्यवस्था का निर्देशन एवं संगठन करना, पूंजीजीवी या बर्जुआ को अतिरिक्त एवं विरोध में श्रमिक एवं शोषित जन समाज के सामाजिक जीवन को संगठित व्यवस्था प्रदान करना, प्रशिक्षक, निदेशक एवं अग्रज के दायित्व को निभाना, ये राजनीतिक संगठन है। उपयुक्त परिभाषाओं का चयन निर्वचन इंटरप्रिटेशन की विविधता और पारिभाषिक बहुलता के संदर्भ में किया जाता है। इन परिभाषाओं में विभिन्न विद्वानों ने अपने पृथक पृथक मान्यता और मानदंडों के आधार पर अभिव्यक्त किया, अपने दलीय या क्षेत्र विशेष की संरचना के आधार पर। सरल शब्दों में राजनीतिक दल ऐसे व्यक्ति का संगठन होता है जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए परस्पर सहमत हों, एक जगह हों, एक मत हों और ये उद्देश्य शासन सत्ता को प्राप्त करना होता है। ये राजनीतिक दल का सरल शब्दों में एक तरह से परिभाषित करना। इसका अर्थ हुआ राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का एक समूह संगठन है
जो एक निश्चित उद्देश्य होगा, जिसका लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना होगा, और सत्ता प्राप्त करना ही अंतिम उद्देश्य राजनीतिक दल का होता है और होना भी चाहिए। इस प्रकार से राजनीतिक दल का अंतिम लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना है, और सत्ता प्राप्त करना नहीं वो राजनीतिक दल का अस्तित्व है, ज़्यादा दिन बने नहीं रह सकता। इसलिए सत्ता प्राप्त करना राजनीतिक दल का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य होता है। राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व है। पहला है संगठन। संगठन राजनीतिक दलों के निर्माण की पहली आवश्यकता होती है। किसी भी समुदाय को राजनीतिक दल कहलाने के लिए उस पर पूर्ण रूप से सुसंगठित होना आवश्यक है। वस्तुतः किसी भी राजनीतिक दल की शक्ति उसके संगठन पर निर्भर करती है। राजनीतिक दलों की शक्ति उसके संगठन पर, राजनीतिक दलों के लिए संगठन भी माध्यम है जिसकी सहायता से वे निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन कर सकते हैं। राजनीति दल के निर्माण के लिए आवश्यक है कि उसके सदस्य संगठित हों और उनके संगठन का कोई विधान हो, सदस्यों को अनुशासन को बनाए रखने के लिए, सुसंगठित करने के लिए। इन विशेषताओं के अभाव में कोई दल प्रभावी नहीं हो सकता। और राजनीतिक दल के भविष्य या राजनीतिक दलों की जो इतिहास है उसमें हम कह सकते हैं कितने दल बने और कितने दल चले गए। अगर संगठन मजबूत नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो दलों का विघटन अपरिहार्य आवश्यक है और दल विघटित होकर नष्ट भी हो जाते हैं और खत्म भी हो जाते, अस्तित्व भी नहीं रहता। दूसरा है सामान्य सिद्धांतों के प्रति सहमति। राजनीतिक दल के निर्माण के लिए दूसरी आवश्यकता है उसके सदस्य निर्धारित सिद्धांतों, विचारधाराओं और मत के प्रति समर्पित सहमति होनी चाहिए। और यदि दल की नीतियों और विचारधारा के प्रति उनके सदस्यों में सहमति नहीं बन पाती तो संगठन का एक इकाई के रूप में कार्य कर पाना संभव नहीं हो सकता। लोकतंत्र के इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण, कितने राजनीतिक दल अपनी नीतियों पर असहमति के कारण दल का विघटन हो गया। जैसा कि 87 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी और उसके पश्चात जो जनता दल सत्ता में अग्रिम भूमिका में, नेतृत्व में अग्रिम भूमिका में था, उसके पश्चात जनता दल के कितने टुकड़े हो गए, चाहे वो निहित स्वयं का स्वार्थ हो या आपसी नीतियों और विचारधाराओं के प्रति सहमति का विचार। और संयुक्त मोर्चा की सरकार को जल्दी ही नए चुनावों के लिए जाना पड़ा। इस प्रकार से कितने राजनीतिक दल हैं, जनता दल के कितने विघटन हुए। आज कर्नाटक में कुमार स्वामी का जनता दल है, मुलायम सिंह का जनता दल था जिसमें एच.डी. देवेगौड़ा थे, लालू प्रसाद यादव राजद। कितने संगठन हैं जो नीतियों और विचारधाराओं के कारण विघटन होकर नए नए संगठन बने। इसलिए सामान्य सिद्धांतों के प्रति जब तक सहमति नहीं होती तब तक कोई दल का जो भविष्य है या आयु है या जीवन है वो संभव नहीं है। तीसरा है संवैधानिक साधनों का प्रयोग में आस्था। लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल की ये तीसरी आवश्यकता मानी जाती है कि सदस्यों में संवैधानिक साधनों के प्रयोग के प्रति प्रयोग द्वारा शक्ति प्राप्त करने की आस्था होनी चाहिए। अपनी सुनिश्चित नीतियों, कार्यक्रमों, विचारों को मूर्त रूप देने के लिए उनमें संवैधानिक या संवैधानिक मार्ग का अनुसरण करने के प्रति कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल के सदस्यों को मतदान की शक्ति में विश्वास रखना और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्वक वैधानिक उपायों को काम में लेने के प्रति विश्वास होना चाहिए। और इन संवैधानिक साधनों से शक्ति प्राप्त न कर सकने की स्थिति में या तो क्रांति होती है या विद्रोह का सहारा लेने वाले लोगों को राजनीतिक दल की परिभाषा में नहीं माना जाता। इसलिए संवैधानिक या संवैधानिक मार्ग से, संवैधानिक साधनों से आप विरोध, प्रचार, आंदोलन का सहारा लेके
कार्य कर सकते हैं, सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। इन संवैधानिक साधनों का प्रयोग करने में जिनकी आस्था रहती है वही राजनीतिक दल कहलाते हैं। अगला है सत्ता पर प्रभुत्व की इच्छा, सत्ता प्राप्त करने की इच्छा या सत्ता पर काबिज होने की इच्छा। राजनीतिक दलों का ये अनिवार्य और अंतिम लक्ष्य है, सत्ता प्राप्त करना, सत्ता पर काबिज होना, सत्ता पर नियंत्रण करना, शासन सत्ता को हस्तगत करना, ये राजनीतिक दल का मुख्य लक्ष्य उद्देश्य होता है। शासन केंद्र पर नियंत्रण के माध्यम से राजनीतिक दल अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के अनुरूप देश, समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। यदि कोई राजनीतिक संगठन अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में शासन पर प्रभुत्व करने की जिजीविषा नहीं रखता तो उसे राजनीतिक दल नहीं माना जाता, या उसका कोई भविष्य नहीं है, या उसका कोई और उद्देश्य हो सकता है, या वो राजनीतिक दल की परिभाषा में नहीं गिना जा सकता। अगला है राष्ट्रीय हित सर्वोपरि आदर्श। राजनीतिक दल का जो निर्माण का जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता ये होती है कि वह अपने समूह समक्ष राष्ट्रीय हित के आदर्श को सर्वोपरि माने। राजनीतिक दलों अपने तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के दूरगामी लक्ष्य को भी स्वीकार करना चाहिए, तभी कोई राष्ट्र दुनिया के राजनीतिक मानचित्र का अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। ऐसा राजनीतिक शक्ति का अधिकार प्राप्त करने की जो लालसा राजनीतिक दलों में होती है, उसका अंतिम लक्ष्य या अंतिम ध्येय राष्ट्रीय हित की साधना होना चाहिए, राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने का होना चाहिए, वह राजनीतिक दल की श्रेणी में आता है। किंतु आज हम जो देखते हैं, राष्ट्र हित या पार्टी हित को भी किनारे करते हुए निजी स्वार्थ, निजी हित को राजनीतिक दल पोषने लगे हैं। कई राजनीतिक दलों में अपने पारिवारिक, अपने जाति संप्रदाय को बढ़ाते हुए, उनको आगे बढ़ाते हुए, उन हितों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय हित को गौण मानते हुए अपने राजनीतिक दल का गठन या निर्माण कर रहे हैं, या उस पर कार्य कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल का जो निर्माण है वह संवैधानिक मार्गों से प्रचार, आंदोलन, विरोध करते हुए, अपनी विचारधारा से, अपने कार्यक्रमों से, अपने घोषणा पत्र से सत्ता प्राप्त करना और उसके पश्चात सत्ता को राष्ट्र निर्माण की ओर ले जाना, या राष्ट्रीय हित सर्वोपरि मानते हुए, सर्वोच्च आदर्श मानते हुए उस पर कार्य करना, तभी राजनीतिक दल का देश के निर्माण और देश के भविष्य के लिए एक अच्छा मार्ग होगा या अच्छा साधन होगा। इसे हम राजनीतिक दलों का जो आवश्यक तत्व है, राजनीतिक से निर्माण किया जाता है, वह है। अगला है राजनीतिक दलों के गठन के आधार। राजनीतिक दलों के गठन के आधार विभिन्न आधारों पर किया जाता है। ब्राइस ने राजनीतिक दलों को जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन माना है। राजनीतिक दल वर्तमान युग की ही उपज हैं और इन दलों का विकास जनतंत्र और मताधिकार के साथ साथ ही हुआ है। राजनीतिक दलों के गठन के जो भिन्न भिन्न आधार हैं उन्हें संक्षेप में इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है धार्मिक आधार पर। अनेक बार बहुत से लोग धार्मिक आधार पर राजनीतिक दल बना लेते हैं, जिनका उद्देश्य अपने धर्म के अनुयायियों के हितों का संरक्षण करना। उदाहरण स्वरूप मुस्लिम लीग, अकाली दल, हिंदू महासभा, AIM जिसके असदुद्दीन ओवैसी, जो धार्मिक आधार पर राजनीतिक दल का गठन करते हैं, और यूरोप में कैथोलिक पार्टी भी इसी आधार पर गठित माना जाता है। इसलिए राजनीतिक दलों का जो गठन के जो आधार हैं, कुछ राजनीतिक दल धर्म के आधार पर भी गठन किए जाते हैं। दूसरा है आर्थिक आधार। आर्थिक आधार पर दलों का निर्माण का दूसरा आधार है
समाज में आर्थिक दृष्टि से कई वर्ग पाए जाते हैं, जैसे पूंजीवादी, श्रमिक, व्यापारी, नौकरशाही वर्ग। ब्रिटेन में अनुदार दल पूंजीवादी हितों की रक्षा करता है, जबकि साम्यवादी दल मजदूरों के हितों की रक्षा करता है। लेबर पार्टी श्रमिकों के हितों का संरक्षण करती है, जो यूरोप में विभिन्न देशों में जिनका लेबर पार्टी के रूप में गठन हुआ है वो श्रमिक हितों के लिए समर्पित हैं। तो इन आर्थिक आधार पर, इन वर्गों के आधार पर भी राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है। तीसरा है जातीय आधार। राजनीतिक दलों के निर्माण का जाति भी एक आधार बन सकती है, जैसे भारत में अखिल भारतीय परिगणित जाति महासंघ, जर्मनी में नाज़ी पार्टी, दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया में काले और गोरों को अपने अपने हितों की रक्षा के लिए अलग अलग दल बना लेना, और कमज़ोर और जो तथाकथित शोषित दलित समाज है उनके आधार पर उनका एक राजनीतिक भागीदारी या राष्ट्रीय भागीदारी में मुख्य भूमिका में है। इस हेतु काशीराम जी ने जो एक बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया वह भी एक जातीय आधार हो सकता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को आधार मानते हुए उन्होंने जो सबसे अधिक पिछड़ा वर्ग है उसकी जनसंख्या के आधार पर उनको सत्ता का प्राप्त करने का जो साधन सुझाया है, और जो जातीय आधार पर जिस दल का गठन है वो बहुजन समाज पार्टी भी हो सकती है, समाजवादी पार्टी हो सकती है। अगला है मनोवैज्ञानिक आधार। अनेक बार राजनीतिक दलों के निर्माण में मूल में कुछ मनोवैज्ञानिक विचार भी होते हैं। बहुत से लोग समाज की अतीत बातों को आदर्श मानते हैं और उन्हें वापस गठित होना देखना चाहते हैं। ऐसे लोग प्रतिक्रियावादी, रिएक्शनरी माना जाता है। दूसरे लोग समाज में ऐसे भी हैं जो वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं चाहता। पूंजीपति, जिन्हें कंजर्वेटिव कहा जाता है, अनुदार कहा जा सकता है, और समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज की बुराइयों में सुधार चाहते हैं, किंतु सुधार वे केवल वैधानिक तरीके से चाहते हैं। उन्हें लिबरल या उदारवादी कहा जाता है, किंतु ये सुधार केवल वैधानिक तरीके से चाहते हैं। दूसरे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो समाज की संरचना को घृणा से देखते हैं और उन्हें क्रांतिकारी ढंग से परिवर्तन चाहते हैं। ऐसे इन्हें परिवर्तनवादी या उग्रवादी, एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो राजनीतिक दलों का गठन के जो आधार हैं उनमें जो गठन का सर्वश्रेष्ठ आधार है वह है वैचारिकी या विचारधारा पर आधारित राजनीतिक दलों का गठन। क्योंकि राजनीतिक दलों का धार्मिक, आर्थिक, जातीय या किसी भी तरह से जो आधार है या मनोवैज्ञानिक अपने अपने हित को साधने के लिए, वह ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता या ज़्यादा उसकी आयु या भविष्य नहीं है। इसलिए वैचारिक और विचारधारा पर आधारित राजनीतिक दल ही आगे लंबे समय तक चल सकते हैं। राजनीतिक दलों का गठन का आधार यदि क्षणिक या अस्थायी आवश्यकता है तो वे अधिक दिनों तक नहीं चल सकते। उन्हें किसी समाज के व्यापक हितों पर आधारित होना चाहिए। वस्तुतः राजनीतिक दल मूलतः देश की आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं पर आधारित हैं। उन्हें ही स्वस्थ राजनीतिक दल कहा जाता है। लोकतंत्र के विकास में इस प्रकार राजनीतिक दल दूरगामी प्रभाव डालते हैं। यानी मूलतः राजनीतिक दल का गठन अपनी स्वयं की विचारधारा, वैचारिकी के आधार पर अगर गठन किया जाता है तो उसकी भविष्य और आयु रहती है। इस प्रकार से राजनीतिक दल गठन के आधार कहे जाते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और हम आगे चर्चा करते हैं। धन्यवाद।